नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, कीवर्ड्स ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर डालेंगे हम, फिर चैप्टर का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज ले लेते हैं जिसमें फिलअप हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो एनसीईआरटी का, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिलअप है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रूप। कि कुएं से पानी निकालने के लिए हमें रूप पर क्या करना पड़ता है, तो वी हैव टू अप्लाई फोर्स एट द रूप, यानी रूप पर हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। सेकेंड फिलअप है, अ चार्ज बॉडी डैश ऑन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। तो a charged body attract an uncharged body, ये अट्रैक्ट दो बार हो गया बेटा, फिलअप में अट्रैक्ट आएगा। a charged body attract an uncharged body towards it, यानी एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। थर्ड पार्ट है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। किसी लोडेड ट्रॉली को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हमें उसे पुश करना पड़ेगा, यहाँ से पुल करना पड़ेगा। तो आंसर पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है, पुश और पुल इट। फोर्थ पार्ट है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। REPEL, रिपेल, REPEL रिपेल होता है। यहाँ गलती से रिबेल लिखा हुआ है बेटा, तो इसको रिपेल कर लेंगे, REPEL रिपेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताया गया है कि कोई आर्चर है जो धनुष बाण चलाते हैं, उनको आर्चर बोलते हैं बेटा, और ये जो कला होती है इसको आर्चरी बोलते हैं। तो जब आर्चर कोई बो यूज करता है, बो माने धनुष, एरो माने बाण जिसे बोलते हैं, वैसे आपको पता होगा, लेकिन फिर भी काफी बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप ये फिल करनी है कि यदि कोई आर्चर आर्चरी कर रहा है तब क्या क्या कंडीशन होती है। तो ए पार्ट, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज चेंज टू इट डैश। कहने का मतलब ये है कि आर्चर बो को स्ट्रेच करता है और फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाने से क्या चेंज होता है बो का, तो शेप चेंज होती है, बो की शेप चेंज हो जाती है फोर्स लगाने पर। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। जब कोई आर्चर जो है बो को स्ट्रेच कर रहा है तो वो कौन सी फोर्स लगा रहा है, तो वो कौन सी फोर्स लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स। अगला है, द टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। कहने का मतलब ये है कि एरो की जो मोशन की स्टेट है, ठीक है, उसमें जो बदलाव कर रहा है, तो वो कौन सी फोर्स है जो उसकी स्टेट को बदल रहा है एरो की, तो कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि मस्कुलर फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स का ही टाइप है। तो कांटेक्ट फोर्स की वजह से जो एरो है वो क्या होता है कि रुके हुई पोजीशन से वो मूवमेंट वाली पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाइल द एरो मूव टुवर्ड इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर। कहने का मतलब ये, जब कोई एरो मूव करता है तो उस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करती हैं, तो उस पर एक तो अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो अर्थ फोर्स लगाती है जिसे ग्रेविटी हम बोलते हैं, वो एक्ट करती है, और दूसरा एयर में जो प्रेजेंट फ्रिक्शन फोर्स है जो कि उसकी मोशन को अपोज कर रही है, वो ये दो फोर्स जो है वो एरो पर काम करती हैं। तो आंसर इज ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दिया हुआ है, कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं, कुछ पार्ट आपको दी गई हैं। उन पार्ट में आपसे पूछा है कि इन एक्टिविटीज में जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उसका नाम बताना है, और फोर्स लगाने के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है इस एक्टिविटी में, तो वो बताना। तो फर्स्ट पार्ट में कहा है, स्क्वीजिंग द लेमन। स्क्वीजिंग द लेमन, जब हम लेमन को स्क्वीज करते हैं, तो जब हम लेमन को स्क्वीज करते हैं तो कौन फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज फिंगर, क्योंकि फिंगर फोर्स लगा रही है। और इफेक्ट क्या होगा, जूस एक्सट्रैक्ट आउट,
जो जूस है लेमन का वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हम टूथपेस्ट को जो है वो प्रेस कर रहे हैं। यदि हम टूथपेस्ट को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कौन फोर्स लगा रहा है? तो ऑब्जेक्ट इज फिंगर, और इफेक्ट क्या होगा? पेस्ट कम आउट। जो पेस्ट है टूथपेस्ट, ठीक है, ट्यूब में, वो बाहर आ जाएगा। अगला है कि हम किसी चीज पर जो स्प्रिंग है उस पर यदि लोड हैंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें फोर्स कौन लगा रहा है? तो फोर्स कौन लगा रहा है? जो लोड हमने स्प्रिंग पर हैंग किया है, तो लोड जो है वो फोर्स लगाने वाला फोर्स एक्सर्टिंग ऑब्जेक्ट है। और चेंज क्या आ रहा है? स्प्रिंग एक्सपेंड, स्प्रिंग का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। अगला है कि जो हाई जंपर होते हैं, ठीक है, एक हाई जंपर है जो कि जंप कर रहा है, ठीक है, रस्सी के ऊपर या पोल के ऊपर, तो इसमें फोर्स कौन लगा रहा है? आपने देखा होगा जब भी कोई जंप करता है तो वो अपने पैर को से जमीन पर फोर्स लगाता है, और जिससे उसको एक क्या होता है? पुश मिलता है आगे जंप करने के लिए। तो फोर्स कौन लगा रहा है? फुट, यानी इसका जो पाँव है वो जमीन पर फोर्स लगा रहा है, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? हाई जंप, जिससे कि वो हाई जंप कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये मुझे पता नहीं, लेकिन इसका आंसर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगला है कीवर्ड्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी कीवर्ड सेकंड है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होती हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट के आपस में कांटेक्ट में आने के कारण होती हैं। अ फोर्स दैट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच जो इंटरेक्शन होती है, यहाँ पर इंटरसेक्शन गलती से हो गया, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन में जो है बेटा स्पेलिंग में INTERACTION होता है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन INTERACTION, इंटरेक्शन। थोड़ा इसको आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स इज द पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले पुश और पुल को हम फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन, द फोर्स अपोजिट मोशन इज नोन एज फ्रिक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक फोर्स जो है उसकी मोशन को जो है अपोज करती है। जैसे कि बॉल चलते चलते रुक जाती है, तो अपने आप कैसे रुकी? यानी कोई ना कोई इसके ऊपर अपोजिट फोर्स काम कर रही है, जिससे कि जो चलती हुई बॉल है वो रुक जाती है। तो ये क्या हो गया? द फोर्स विच अपोजिट मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस या बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, जहाँ जहाँ करेक्शन होना है मैं वहाँ पर आपको 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब वहाँ पर आपको चेंज करना है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, टू ऑब्जेक्ट या टू मासेस, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट और टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी, द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। और यही ग्रेविटी है जिसकी वजह से यदि हम बॉल फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाती है, जिसका पता न्यूटन ने लगाया था। अगला है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट जो फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पर या किसी मेटल ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अगला कीवर्ड है मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर force. The force applied by the muscle is called
मस्कुलर फोर्स, यानी मसल्स के द्वारा लगाई गई फोर्स जो होती है वो मस्कुलर फोर्स होती है। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो चीजों के बीच कोई फोर्स काम करती है और बिना कांटेक्ट में आए, बिना टच हुए उन ऑब्जेक्ट के आपस में, तो वो जो फोर्स होती है उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि दो मैग्नेट हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं दूर से ही, और जबकि उन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया हो, तो ये कौन सी फोर्स का एग्जांपल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी किसी यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं। अगला है पुश, मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम फोर्स अप्लाइंग एजेंट इज कॉल्ड पुश, यानी जो फोर्स लगा रहा है उससे फोर्स लगाने पर यदि ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इस तरीके की जो फोर्स होती है उसको हम पुश बोलते हैं। मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द फोर्स अप्लाइंग एजेंट इज कॉल्ड पुल, यदि फोर्स लगाने पर जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स लगाने वाले एजेंट की तरफ जा रहा है तो ये पुल कहलाता है। जैसे कि हम यदि मेज को अपनी तरफ खींचते हैं तो फोर्स कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर मेज है, तो हम फोर्स लगाने पर मेज क्या हुई? हमारे पास आ गई, तो ये पुल हो गया। लेकिन हमने दरवाजा बंद किया तो हमने क्या किया? इसको आगे पुश किया, अपने से दूर भेजा और वो दरवाजा बंद हो गया। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? दरवाजा, और हाँ लगाने वाले फोर्स जो अप्लाइंग एजेंट कौन है? यहाँ पर हम है, और हमसे दूर जा रहा है दरवाजा, तो ये क्या हो गया? पुश। अगला है गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दो एग्जाम्पल देने जहाँ पर आप पुश और पुल लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव लाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है किकिंग फुटबॉल एंड क्लोजिंग डोर आर द एग्जाम्पल ऑफ पुश, यानी दरवाजे को बंद करना और फुटबॉल को किक करना, ये दोनों के दोनों पुश के एग्जाम्पल हैं। और सेकंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, यानी कुएं से पानी खींचना, और ओपनिंग द डोर, और दरवाजे को खोलना, ये दोनों के दोनों पुल के एग्जाम्पल हैं। ड्रॉ, यहाँ पर ड्रॉप नहीं है बेटा, DRAW है, ड्रॉ माने खींचना। ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल एंड ओपनिंग द डोर, ये दोनों के दोनों पुल के एग्जाम्पल हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी दो एग्जाम्पल ऐसे बताने हैं जहाँ पर फोर्स लगाने पर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में बदलाव होता हो। तो आप अपनी तरफ से और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर जो आपको बता रही हूँ क्या है, स्ट्रेचिंग रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते तो उसकी शेप में बदलाव होता है। और मेकिंग चपाती फ्रॉम डो बॉल, यानी आप जो आटे की गोलियां जो होती है उनसे जो चपाती बनाते हैं तो वो भी फोर्स लगाने पर शेप में बदलाव होने का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, कि जो ब्लैक स्मिथ होता है बेटा लोहार, जो लोहे का काम करते हैं, तो वो एक गरम लोहे को क्या करता है? वो हैमर करता है, उसको पीटता है अपना एक टूल बनाने के लिए। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू द हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ द आयरन, यानी इस हैमरिंग से उस लोहे के पीस पर क्या असर पड़ेगा? तो आंसर इज हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन बाय चेंजिंग इट्स शेप, लगातार हैमरिंग करेंगे हम उस आयरन के पीस पर तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ये इसमें कह रखा है कि दो बलून है, हम उनको रब करते हैं और फिर एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो उनके बीच में कौन सी फोर्स काम कर रही है? तो इनके बीच में कौन सी फोर्स काम कर रही है? उनको आपस में रब करने के कारण क्या हुआ? उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो उनमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया, और चार्ज के बीच जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका कारण क्या है पूछा है कि क्यों वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि बलून गेट चार्ज बाय रबिंग, और बलून पर चार्ज आ जाता है उनको आपस में रब करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 8,
नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन द योर हैंड। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी बकेट को जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर थोड़ा सा ऊपर उसको लटका के रखा है, ठीक है। डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन शेप ऑफ मोशन। जब आपने उसको रोक रखा है हाथ में लटका के, तो जो फोर्स उस पर लग रही है तो उस बकेट में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो मस्कुलर फोर्स है जो कि ऊपर की साइड लग रही है, और जो अर्थ उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो नीचे की साइड लगा रही है। और जब वो स्टेबल वाली पोजीशन पे है बकेट, तो वो क्या है कि दोनों फोर्सेस इक्वली काम कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो बराबर बराबर लगी हुई है, जिसकी वजह से जो बकेट है वो स्टेबल पोजीशन में है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बकेट आर मस्कुलर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स काम कर रही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बकेट बीइंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज बोथ फोर्सेस आर इक्वल। दोनों फोर्सेस बदलाव इसलिए नहीं ला पा रही हैं उसकी स्टेट ऑफ मोशन में, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हैं। जब दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट काम करती हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो जीरो निकलता है। कि सपोज दो बराबर मतलब दो इक्वल एज के बच्चे यदि चेयर को दोनों अपनी तरफ खींचे और दोनों बराबर ताकत लगाएं, तो क्या होगा, चेयर ना तो दोनों में से किसी की तरफ नहीं जाएगी, तो फोर्स जो है फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट है एंड अपोजिट टू ईच। ये पहले वाले क्वेश्चन का एक कुछ पार्ट रह गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड। एक रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ छोड़ा गया। लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट। अब रॉकेट पे लगने वाली दो फोर्स जो उस पर काम कर रही हैं जब उसे छोड़ा गया, तो कौन कौन सी दो फोर्सेस रॉकेट पे काम कर रही? क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपसे पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, रॉकेट जो है वो अर्थ से दूर जा रहा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरी फोर्स वो एयर में मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन भी उस पर काम कर रहा है। तो दो फोर्सेस कौन सी काम कर रही हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन, ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो मैंने आपको इसमें अच्छे से बोला है, बार बार आपको स्पेलिंग पे ध्यान देने के लिए बोला, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेंगे बेटा, ठीक है। और साफ साफ हैंड राइटिंग में आपको काम करना है। थैंक यू।